हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों का करेस कोर्स का तीसरा डेज है, जिसमें बात करेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर। आप लोगों को पता ही है, क्या आप लोगों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वह दो भागों में बटा है। पहला बटा है व्यष्टि और दूसरा बटा है समष्टि। आपको ये पता होगा, लेकिन हमारा करेस कोर्स में क्या क्या कराया जाएगा, क्या समष्टि और व्यष्टि दोनों का सवाल मिलाकर जो वीवीआई सवाल होगा उसी को बता जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के 12 लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। पिछला 2 वीडियो जो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर डाल दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का ये 12 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 12 क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसमें से कुछ क्वेश्चन और इस बार के लिए संभावित जो क्वेश्चन है इस 12 क्वेश्चन में वो भी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं आज का हम लोगों का वीडियो को। तो देखते हैं क्या हम लोगों का आज का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल हम लोगों का है, क्या सरकार जो कर राजस्व का क्या क्या स्रोत है। आखिर सरकार जो है अपना कर कहाँ से प्राप्त करता है, आखिर कर राजस्व कहाँ से प्राप्त करता है, क्या क्या स्रोत है। सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपका दोनों दिन का जो नोट्स था वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। तो नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम को, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और ये वीडियो का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं, आखिर सरकार जो है कौन कौन सा स्रोत है जहाँ से आपका सरकार राजस्व प्राप्त करता है। तो बात करें तो सरकार के कर राजस्व स्रोत जो है वो आयकर है, उसका निगम कर है, संपत्ति कर है, उपहार पर कर लेता है, बिक्री किसी वस्तु बिक्री करने पर जो कर लेता है, किसी वस्तु के मूल्य जब वृद्धि होता है तो उस पर कर लेता है, किसी वस्तु उत्पाद करने पर कर लेता है, और सीमा शुल्क इत्यादि। इन सभी स्रोत से आपका सरकार राजस्व संग्रहित करता है। कौन कौन सा स्रोत हुआ? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। ये सभी के द्वारा आपका सरकार कर राजस्व को एकत्रित करता है। ये सभी आपका सरकार के राजस्व का स्रोत हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा। चलिए इसको भी आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं। सवाल क्या है कि नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं। नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले बात जानिए कि हमारे देश में दो प्रकार के बैंक हैं। पहला बैंक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है वाणिज्य या व्यावसायिक बैंक। आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो है पैसा का निर्गमन करता, आखिर पैसा उसा छापता है, और इसके जो आपका ये है रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक, और ये है आपका व्यावसायिक बैंक कमर्शियल बैंक, ठीक। व्यावसायिक बैंक है, और ये जो है आपको ऋण नहीं देगा। ये आप यहाँ जाके खाता नहीं खुलवा सकते हैं। आप जो खाता खुलवाते हैं ग्राम या शहर में, वो व्यावसायिक बैंक में खाता खुलवाते हैं, ठीक है, और वहाँ से ही आप ऋण प्राप्त करते हैं। आरबीआई क्या करता है, पैसा को छापता है, और जब व्यावसायिक बैंक को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह आरबीआई के पास जाती है। तो आप लोग डायरेक्ट आरबीआई में नहीं जा सकते हैं, व्यावसायिक बैंक ही वहाँ जा सकता है। तो व्यावसायिक बैंक जब इसके पास ऋण के लिए जाता है तो यह अपना कुछ शर्त रखता है, तो उसे व्यावसायिक बैंक को फॉलो करना होता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, आरबीआई के नियंत्रण में ही आपका व्यावसायिक या कमर्शियल बैंक काम करता है। इसे वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, ठीक है। इन सभी बैंकों पर कौन सा बैंक का नियंत्रण रहता है, तो आरबीआई का। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नगद आरक्षित अनुपात से क्या समझते हैं, तो एक बार हम पढ़ते हैं, उनके बाद आपको समझाएंगे। प्रत्येक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत नगद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इस राशि को या इस निश्चित अनुपात को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इसके द्वारा केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को उधार देती है, साख सुविधा उपलब्ध कराती है, और मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करती है। तो कहने का अर्थ ये है, क्या अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, आखिर व्यावसायिक बैंक जो है आपका, इनके पास जितना रुपया
जमा रहता है, जितना रुपया इनके पास जमा रहेगा निश्चित प्रतिशत, तो उसमें से आपका आरबीआई क्या कहेगा, इसको एक निश्चित नगद रूप में कहेगा मेरे पास जमा करने के लिए। कौन कहेगा? आरबीआई। और यही पैसा जो व्यावसायिक बैंक आरबीआई के पास जो रखेगा वही हो जाएगा आपका नगद आरक्षित अनुपात। और इस राशि को आरबीआई क्या करता है, जब व्यावसायिक बैंक को उधार देना होता है तो यही राशि आरबीआई व्यावसायिक बैंक को देती है, और इसे ही क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। सिंपल सा शब्दों में प्रत्येक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक को अपनी जमा, यानी जितना रुपया व्यावसायिक बैंक अपने पास जमा करता है उसका एक निश्चित भाग क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। यह आपका आरबीआई का नियम है कि अपने नगद रूप में जितना भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिशत जितना वह फिक्स कर देगा उतना अनुसूचित या व्यावसायिक बैंक को उनके पास रखना होगा, और इसी राशि को क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। और नगद आरक्षित अनुपात से ही आपका आरबीआई, जब केंद्रीय बैंक जो है आपका आरबीआई, यह जिसके पास व्यावसायिक बैंक आरक्षित अनुपात रखता है, जब व्यावसायिक बैंक को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वह आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई उसे वही ऋण वापस दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलता है। और नगद आरक्षित अनुपात आप समझ गए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है निवेश। यहाँ सवाल आता है कि निवेश गुणक को परिभाषित करें। आखिर निवेश गुणक क्या है उसको समझिए। निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा को निवेश गुणक कहते हैं। सिंपल सा सवाल, निवेश गुणक किसे कहेंगे? निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा को निवेश गुणक कहते हैं। एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा कि निवेश गुणक को परिभाषित करें। अगर सवाल आ जाए तो लिखना है कि निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा को निवेश कहते हैं। निवेशकर्ता, आखिर जो कोई भी व्यक्ति जो निवेश करता है किसी भी वस्तु पर, निवेश आखिर अगर ये कोई वस्तु है, आप अगर इस पर निवेश करेंगे यानी रुपया पैसा खर्च करेंगे, आखिर क्यों खर्चा करेंगे? इसे लाभ कमाने के लिए। अर्थात आप निवेश कर रहे हैं तो आप निवेश करता हैं, तो निवेश करता एक निश्चित समय अंतराल पर लाभ मिलता है। कहने का अर्थ क्या है? जिससे निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा हो, उत्साहित हो। तो अगर निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा आपको मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निवेश गुणक कहेंगे। और जो निवेश करता है, अगर आप आज निवेश किए हैं तो कुछ समय अंतराल के बाद ही आपको लाभ मिलता है। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि निवेशकर्ता को निश्चित समय अंतराल पर ही लाभ मिलता है, और निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा को क्या कहते हैं हम लोग? निवेश गुणक कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है निवेश गुणक। निवेश गुणक को हम लोग के से निरूपित करते हैं। निवेश गुणक बराबर इसका सूत्र होता है आय में वृद्धि बटे निवेश में वृद्धि। क्या होता है? आय में वृद्धि बटे निवेश में वृद्धि। और आय में वृद्धि को हम लोग डेल्टा वाई से निरूपित करेंगे और निवेश में वृद्धि को डेल्टा आई से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग इसे शॉर्ट में के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई भी लिख सकते हैं, जो आपका सही होगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला अवश्य ही लिखना होगा। सिंपल सा लिखना है, निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा को निवेश गुणक कहते हैं। निवेशकर्ता को निश्चित समय अंतराल पर इसका लाभ मिलता है। चलिए चौथा सवाल को अब हम लोग देखते हैं। सिंपल से सवाल है, आपको आसानी से ये सब सवालें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चौथा सवाल आता है कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या है? सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए जो वस्तु है वह क्या है? तो सार्वजनिक वस्तु क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, प्रशासन, रेलवे, बैंक, ये सभी चीज़ों जो हैं वह सभी व्यक्ति के लिए है, अर्थात ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं। यह सवाल पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, जो हमारी सुरक्षा होती है, सड़कें हुई, प्रशासन हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, आदि जो है आपका सार्वजनिक वस्तु हैं। वस्तुओं या सेवाओं का सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। ये सभी वस्तु जो और सेवा जो है आपका क्या है? सार्वजनिक वस्तु है। इसका लाभ सभी लोगों को प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, इसका लाभ सभी व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसका प्रयोग प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो इसका भुगतान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, इसके उपयोग से वंचित नहीं रखा जा सकता है। कहने का अर्थ क्या है? सार्वजनिक वस्तु वे सभी सार्वजनिक वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं। जैसे बात करें सड़कें, प्रशासन, रेलवे, बैंक आदि, इन सभी का भुगतान अगर व्यक्ति नहीं भी करता है तो उसके अधिकार से आप वंचित नहीं रख सकते हैं। बात करें सड़क का, तो सड़क में
आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, उसका ये अधिकार है, वह सड़क पर चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि सार्वजनिक वस्तु में किसी को भी उपयोग से वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो सार्वजनिक वस्तु क्या क्या है आप देख चुके, सड़क, सुरक्षा, सड़कें, प्रशासन, रेलवे, बैंक इत्यादि। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल सिंपल सा सवाल पूछा गया था, क्या समान वस्तुएं क्या है। आखिर सामान्य वस्तुएं क्या है वह समझिए। वैसी वस्तुएं और सेवाएं जिसका उपयोग सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करता है वह समान वस्तुएं कहलाएगा। सिंपल सी बातें, समान वस्तु क्या होगा, क्या वैसा वस्तु और सेवा जिसका उपयोग सभी व्यक्ति आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करता है वह आपका समान वस्तुएं कहलाएगा। भुगतान द्वारा इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अर्थात वह वस्तु को जब खरीदेगा तो वह जो भुगतान करेगा, यह भुगतान के द्वारा कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। किसका, तो समान वस्तु का। जैसे मैं बात करें खाद्य पदार्थ व्यापार, यानी कि खाद्य पदार्थ का भुगतान के द्वारा कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, व्यापार कोई भी कर सकता है। ये सभी बातें आपका क्या है, सामान्य बातें हैं और समान वस्तुएं हैं। तो आसानी से यह सभी व्यक्ति अर्थात वैसी वस्तुएं सेवाएं जिसका उपयोग सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करेगा वह आपका क्या कहलाएगा, सामान्य वस्तु कहलाएगा। इसकी मांग की मात्रा अर्थात समान मांग की जो मांग की मात्रा होती है आय की दिशा में गति करती है। किसकी दिशा में आपका समान वस्तुएं गति करता है, तो आय की दिशा में गति करता है। तो आई होप आपको समान वस्तु भी पूरा अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सिंपल सी सवाल है, आप आसानी से सभी सवाल को समझ सकते हैं और जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो एक बार कॉपी में लिखने के बाद आपको यह तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है, क्या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं, क्या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। सिंपल सा बात, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो केंद्रीय से आप याद रखेंगे केंद्रीय, ठीक है, लिखना है। क्या केंद्रीकृत योजनाबद्ध एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का जो कारक होता है, सभी उत्पादन कारक पर किसका स्वामित्व होता है, किसका मालिकाना हक होता है, तो बात करेगा तो वह किसका होगा। अगर केंद्रीय है तो वह किसका होगा, सरकार का स्वामित्व होगा। ठीक है, और सरकार का स्वामित्व होगा तो वह क्या करेगा, सामाजिक कल्याण के लिए इसका उपयोग करेगा। इसके लिए उपयोग करेगा, सामाजिक कल्याण के लिए इसका उपयोग करेगा। लिखना है क्या, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, क्या जिसमें उत्पादन कारक पर सरकार का स्वामित्व होगा और इसका उपयोग करेगा, सरकार क्या करेगा, सामाजिक कल्याण के लिए इसका उपयोग करेगा। और ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा, ये सभी निर्णय कौन करेगा, तो केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा क्या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है क्या। 7वां नंबर पर सवाल पर चलते हैं। सवाल में कोई दम नहीं है इसलिए इसे ज़्यादा नहीं समझाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे तो ये सब यादें होगा। ठीक है, तो 7वां सवाल है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में क्या था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सरकार का स्वामित्व था और वह इसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करता था। उत्पादन कैसे किया जाएगा, उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सभी केंद्रीकृत योजना में केंद्रीय सत्ता के पास था। लेकिन आपका बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्या सभी प्रकार की चीज़ें क्या होता है, निजी स्वामित्व में आ जाता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। अगर आपकी कोई निजी चीज़ होगी तो आप उसमें सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को नहीं देखेंगे, आप उसमें अपना व्यक्तिगत लाभ अर्जन करेंगे, यानी अपना व्यक्तिगत लाभ कमाने का फायदा करेंगे, फायदा खोजिएगा। तो उसी प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था में जब स्वामित्व निजी है, मालिकाना हक निजी है, तो उसमें उत्पादन का उद्देश्य क्या होगा, लाभ अर्जन के लिए, अत्यधिक लाभ अर्जन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।
और सेकंड बातें क्या होगी, ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, इन आर्थिक समस्या का समाधान मांग और शक्ति पर निर्भर करेगा, मांग और पूर्ति शक्ति पर निर्भर करेगा। जब आपके पास मालिकाना हक होगा उत्पादन कारकों का, तो आप देखेंगे कि बाजार में किस चीज़ की मांग है, जिस चीज़ की मांग होगी आप उसी चीज़ की पूर्ति करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब आपको बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा तो वो अपना लाभ कमाने के लिए आप खोजेगा, यानी कि आपका उद्देश्य क्या होगा बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, क्या अत्यधिक लाभार्जन, व्यक्तिगत लाभार्जन। और इसमें आप क्या कीजिएगा, क्या उत्पादन कीजिएगा, क्या उत्पादन नहीं कीजिएगा, वह बाजार की मांग को देखते हुए कीजिएगा और उसी के अनुरूप आपका बाजार अर्थव्यवस्था चलेगा, मांग और पूर्ति शक्ति पर आपका बाजार अर्थव्यवस्था चलेगा। आई होप आपको बाजार अर्थव्यवस्था भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है सिंपल सा सवाल कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसे किसे कहें, मिश्रित मतलब मिला हुआ। चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं, ये भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजना पर अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका बाजार अर्थात निजी और केंद्रीय अर्थात केंद्र दोनों का गुण इसमें शामिल होगा, यानी कि ऊपर जो केंद्रीकृत और बाजार दोनों पर है, इसमें आपका मिश्रित में अर्थात मिला हुआ होगा कि निजी और केंद्र दोनों का इसमें गुण शामिल होगा। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों सहअस्तित्व में आएगा। मिश्रित अर्थात सिंपल सी बात है, इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों सहअस्तित्व में आएगा और मांग एवं पूर्ति बलों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें सरकारी क्षेत्र का निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र का निर्णय क्या किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा। जब निजी क्षेत्र की निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। सिंपल सा अर्थ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का गुण शामिल रहता है, अर्थात निजी क्षेत्र का पहला निजी क्षेत्र का भी गुण शामिल रहेगा और दूसरा किसका रहेगा, सरकारी क्षेत्र का भी गुण शामिल रहेगा, जिसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाएगा, इन सभी बातों में क्या करेगा, सरकारी क्षेत्र का निर्णय सरकार और केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाएगा और निजी क्षेत्र का निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति द्वारा किया जाएगा। आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। 2 नंबर में यह सवाल बहुत ही फेवरेट रहता है और कई बार पूछा गया है। तो सिंपल सा सवाल, कुल उपयोगिता क्या है, यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है। सिंपल से बात है, कुल उपयोगिता आपका क्या है, क्या यह एक वस्तु की अगर सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त जो आपकी उपयोगिता होगी उसी की कुल जोड़ को हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पर, क्या किसी वस्तु की 4 इकाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एक इकाई में 10 यूटिल मतलब उपयोगिता, दूसरी इकाई में 9 यूटिल, तीसरी में 8 यूटिल और चौथी में 7 यूटिल है, ठीक है। एक वस्तु की 4 इकाई का प्रयोग किए, ये आपका कुल हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 34 टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। जब 34 टोटल यूटिलिटी आपका होगा, अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कुल उपयोगिता का, क्या एक वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता जो होगी वही आपका क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता हो जाएगा। तो एक वस्तु की सभी इकाई का उपयोग किया आपको 34 टोटल यूटिलिटी प्राप्त होता है और यही आपका क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता। सिंपल सी बात है, आप इसे भी समझ गए होंगे। क्या एक वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है। एग्जाम्पल के तौर पर ये वस्तु की 4 इकाई उपयोग करते हैं, चारों इकाई का जोड़ के बाद हमें जो प्राप्त हो रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता। तो अर्थात किसी वस्तु की सभी इकाई का जब हम लोग उपभोग करने से प्राप्त कुल इकाई जो होता है उसका जो कुल जोड़ होता है वही आपका क्या होता है, कुल उपयोगिता होता है। सिंपल सी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीमांत उपयोगिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, इसे भी समझिए। किसी वस्तु की
अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता। अगर कोई वस्तु है, अगर आप इसका अतिरिक्त इकाई का उपयोग कर रहे हैं तो अतिरिक्त इकाई का जब आप प्रयोग करेंगे तो वही आपका अतिरिक्त उपयोगिता होगा और वही आपका सीमांत उपयोगिता भी कहलाएगा। यानी कि किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। यानी अतिरिक्त वस्तु का जब आप लोग उपयोग कीजिएगा या उपभोग कीजिएगा तो उससे क्या होगा, अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होगा और यही आपका क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता। इसे भी आप एक उदाहरण से समझिए, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बात करें कि एक वस्तु की 40 इकाई उपयोगिता है, ठीक है, और दूसरी वस्तु की 45 इकाई उपयोगिता है। दूसरी वस्तु कितना, एक वस्तु की कितनी थी, 40 इकाई, एक वस्तु की कितनी थी, 40 इकाई, ठीक, और दूसरी वस्तु की कितनी है, 45 इकाई। सीमांत उपयोगिता का सूत्र होता है TU2 और TUN-1। तो देखिए अब 45 में से 40 को घटाइए तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है, सीमांत उपयोगिता 5 प्राप्त हो रहा है और यही आपका क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता हो गया। यानी कि किसी वस्तु का जब आप अतिरिक्त इकाई का जब उसका उपयोग कीजिएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और सिंपल सा बातें ये भी थी और आराम से इसे आप समझ गए होंगे। अब आता है 11वां सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम किसे कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, क्या इसे आवश्यकता का संतुष्टि नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले बात ये जानिए कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को ही हम लोग आवश्यकता संतुष्टि का नियम कहते हैं और यह उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। इसका उल्लेख कौन करता है, तो सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री जिसका नाम है H.H. गोसेन, इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। 2-3 बातें इसमें समझिए कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत इसे आवश्यकता संतुष्टि नियम भी कहते हैं। दूसरा बात यह समझिए कि यह उपभोग का महत्वपूर्ण नियम है। तीसरा बात यह समझिए कि ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन इसका उल्लेख किया था और इसके कारण इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसका गोसेन का प्रथम नियम क्या है, वही आपका क्या है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे एग्जाम्पल से हम लोग अभी समझ जाते हैं। इसका यह ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंदर समझाए थे, क्या इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग या उपयोग किया जाता है वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। यह कहता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम में H.H. गोसेन जो इसका उल्लेख करता है वह कहता है जैसे जैसे वस्तु का हम लोग अधिक इकाई का उपभोग या उपयोग करेंगे वैसे वैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगा। यहाँ आपका एग्जाम्पल इसे जूम करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे देखिए ये आपका वस्तु की इकाई है 6 तक और कुल उपयोगिता आपको यहाँ से यहाँ तक प्राप्त होती है। जब आपको हम क्या दिखता है, क्या जैसे जैसे किसी वस्तु अधिक इकाई का आप लोग उपयोग कीजिएगा तो उसकी कुल उपयोगिता घटती जाएगी। जब कुल उपयोगिता घटेगी तो वही आपका सीमांत उपयोगिता। तो देखिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं, फर्स्ट बार में 12 मिलेगा, दूसरी बार जब इसका उपयोग करें तो 8 मिलेगा। इसी प्रकार से आपका घटते घटते यहाँ 0 आ जाएगा और ये आपका -4 में चला जाएगा। यानी कि जब अधिक उस वस्तु का आप लोग उपयोग कीजिएगा तो वो वस्तु की उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसे आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को, ठीक है। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जो उदाहरण है हम लोगों का बात करें तो इसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण जो ले लिया गया है वह यहाँ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को समझाने के लिए उपयुक्त नहीं समझ रहे हैं तो आपको हम एक सिंपल सा उदाहरण से यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण देते हैं, आप उसे ही कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम के लिए आपको हम क्या बताएं, क्या जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक इकाई का उपयोग किया जाता है तो वैसे वैसे जैसे जैसे वस्तु अधिक उपयोग किया जाता है तो वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। आपको हम सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इकाई और ये हो गया आपका सीमांत इकाई, ठीक है।
पहले में आप 1 का उपयोग किए तो सीमांत उपयोगिता आपको 10 प्राप्त हुआ। दूसरा इकाई का प्रयोग कीजिएगा तो आपको कम प्राप्त होगा। तीसरा इकाई का प्रयोग कीजिएगा तो आपको फिर 8 से 6 हो जाएगा, और ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 के बाद -2 तक चला जाएगा, 4 और 5 तक में। और इसे एक आराम से ग्राफ खींचिए, और ग्राफ पे आप इसे आसानी से दर्शा सकते हैं। इधर x कीजिए और इधर y कीजिएगा, इधर लाभ यहाँ लिखिएगा, इधर मात्रा। इसको भी आप 5 तक दर्शा दीजिएगा, 3 4 5, और इधर भी 5 तक आपको दर्शा देना है। तो आप एक में कितना मिल रहा था आपको, एक में यहाँ 10 तक देना है, 2 2 का ले लेना है। एक में आपको कितना मिल रहा था, 10। दूसरा में कितना मिल रहा था, 8। तीसरा में आपको कितना मिला, 6। और चौथा में 0 में चले गया, और पांचवा में माइनस में आ गया। इस प्रकार से आप लकीर से इसे मिला सकते हैं। ये आसानी से आपका ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम का ग्राफ तैयार हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। तो आपको लिखना है कि ह्रासमान सीमांत आवश्यकता का नियम उपभोग का महत्वपूर्ण नियम है, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कौन करता है, ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन करता है, और इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग या उपयोग किया जाता है, वैसे वैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाता है। अगर आप लोगों को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ये ग्राफ को आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको हम एक सेपरेट वीडियो में आपको डायरेक्ट हम समझा देंगे, ठीक है। वो वीडियो नहीं डालेंगे, उसका हम चित्र बना के इमेज डायरेक्ट डाल देंगे, आप आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। अब अंतिम सवाल को आज देखते हैं, और आज का वीडियो यहीं हम लोग खत्म करते हैं। सेवा क्षेत्रक को परिभाषित करेंगे। सेवा क्षेत्रक को परिभाषित किस प्रकार करेंगे वह समझिए। वह क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया, जो प्राथमिक द्वितीयक क्रिया को नहीं समझते हैं, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, तो आप हमें कमेंट कर देंगे, और दूसरे वीडियो में आपको हम समझा देंगे प्राथमिक द्वितीयक का परिभाषा देकर, ठीक है। वह क्षेत्र जो प्राथमिक तथा द्वितीयक अर्थात गौण क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा उसे सेवा क्षेत्र कहेंगे। सिंपल सा बात है, जो प्राथमिक और द्वितीयक अर्थात द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग गौण क्षेत्र भी कहते हैं। ये दोनों को जो सेवा प्रदान करेगा उसे ही हम लोग सेवा क्षेत्र कहेंगे। और इसमें बैंक आता है, यातायात, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि शामिल है। आर्थिक विकास की विशेषता विकासशील देशों में इसका सर्वाधिक महत्व है। सिंपल सा सवाल है, सेवा क्षेत्र आप सभी लोग समझते हैं। वह क्षेत्र जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा वह आपका सेवा क्षेत्र कहलाएगा। और इसमें बैंक आता है, यातायात, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि शामिल रहता है। तो विकास में सबसे अधिक इसका जो प्रयोग किया जाता है वह विकासशील देश में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो क्रैश कोर्स का तीसरा डे हम लोगों का आज समाप्त होता है। क्रैश कोर्स का चौथा वीडियो कल आएगा हम लोग, और उसमें बात करेंगे हम लोग अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।